नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। जैसा कि विदित है, आपका यूपीपी और साथ में एसएससी जीडी भी दोनों का एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट शुरू हो गया है ना, और शुरू होके ख़त्म भी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम लगना है नहीं। जीडी का थोड़ा चलेगा, यूपीपी का 17-18 काम ख़त्म। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आप अभी रिवाइज़ करने के संदर्भ में परेशान होंगे और बहुत सारी चीज़ें अभी आपसे गलतियां हो रही होंगी। तो हिंदी में, चूँकि हिंदी और रीजनिंग यही दो है जो पुलिस में आपको वर्दी दिलाएगी, तो हिंदी में आप जितना कोशिश कर सकें अपने गलतियों को मार्ज कर सकें, कर लें। तो उसमें जो सबसे टफ टॉपिक में अगर हम चर्चा करें तो क्या दिख रहा होगा आपको? अलंकार और साथ साथ में छंद इत्यादि। तो उसके तहत, क्योंकि ये थोड़ा डीप जाके पूछ रहा है, ना कि सीधा सीधा ये अनुप्रास यमक श्लेष ये पूछ ले तो थोड़ा आसान हो जाता है। ये तो पूछ रहा है, उसके अलावा भी थोड़ा अंदर तक जा रहा है ना, तो उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो आमतौर पे यूपी का एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, यूपीपी हो और एसएससी जीडी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। तो एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा, पूरा डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। लास्ट टाइम में रिवाइज करके ज़रूर जाइए। शुरू कर देते हैं। ये बेसिक बात अगर हम करेंगे कि अलंकार क्या होता है, हम जानते हैं, सिर्फ इतने से भी प्रश्न बन जाएगा। आसान है, जीडी में तो और बन जाएगा, यूपीपी में भी बन सकता है। इसका मतलब क्या होता है? आभूषण, है ना। जैसे अलंकार जो है, जैसे महिलाओं का अलंकरण होता है, आभूषण होता है, ऐसे ही शब्दों के लिए जो अलंकार होते हैं वो भी शोभा बढ़ाते हैं ना, शरीर का शोभा बढ़ाना, ये जानते हैं आप बचपन से। काव्य अलंकार होता है। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक जो होंगे आचार्य दंडी, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाता है। संस्कृत के अलंकार के जो संप्रदाय, जो यानी कि संस्कृत में जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो उसके प्रतिष्ठापक यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य दांडी जी ने। काव्य क्या है? शोभाकरण धर्मान अलंकारणाम प्रचक्ष्यते, है ना। काव्य के शोभाकार का धर्म यानी कि गुण अलंकार कहलाते हैं, ये उनका वक्तव्य है, ठीक है ना। हो गया, हमें दंडी याद रखना है, बाकी आप जानते हैं स्वतः। इसमें हम बात करेंगे हिंदी के जो कवि केशव दास हैं, वो कैसे कवि थे? एक अलंकारवादी कवि रहे हैं। इतने से भी प्रश्न बन जाता है। हम बात कर लेते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक प्रश्न है। कितने प्रकार के होते हैं? 3, है ना। ज़्यादातर में आप सिर्फ जानते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपको आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार को भी ध्यान रखना है ना। तो शब्दालंकार जो शब्दों पर आश्रित हो, शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करे, जो अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करे, शोभा बढ़ाए। और आधुनिक या पाश्चात्य में बात करेंगे, आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से जो अलंकार आ चुके हैं वो। तो 3 प्रकार के हैं, 3 नंबर ये याद रखना है। अलंकार 3 होते हैं, है ना। परिभाषा आप जानते हैं तो बार बार उसको, चूँकि रिवीजन का समय है तो ज़्यादा समय हम लोग खर्च भी नहीं करेंगे, फटाफट चलते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शब्दालंकार में, है ना। तो शब्दालंकार में जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछ रहा है उसमें से एक अनुप्रास, जानते हैं आप, याद है, नहीं याद है तो तुरंत इसको रिवाइज करिए। शब्दालंकार में शब्दों में ही चमत्कार उत्पन्न होना है, तो शब्दों में ही खेल होगा। कोई शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही होगी, कभी अर्थ, उसमें अर्थ की भी बात ही नहीं होती, अर्थ बदलने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि शब्दालंकार है, शब्दों की ही बात होनी है ना। तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती, किसकी? व्यंजन की। ध्यान रहे, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। मात्र इतने से प्रश्न बनेगा कि अनुप्रास अलंकार में किन वर्णों की आवृत्ति होती है। स्वर व्यंजन जैसा भी करके वो दे सकता है। तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है कई बार, है ना। तो बंद गुरु पद पद्म परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा, है ना, तुलसीदास की रचना है। तो इसमें सु 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 स स इन सबों का कई बार आवृत्ति है। हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। उसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रहीमन पानी राख, नहीं, ये तो श्लेष का होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर चाची चाची चाचा वाला जो भी, ठीक। तो कई बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास होता है अनु बार बार आना, ठीक। इतना तो याद ही आप लोगों को, तो इसमें इतना जोर नहीं देंगे हम लोग। तो इसमें अगर देखेंगे प द स और र की कई बार आवृत्ति हुई है ना। कोई फिर शेकानुप्रास थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि इसके अनुप्रास अलंकारों के भी 3 भेद होते हैं, बस इतना नंबर याद रख लीजिए। एक शेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ठीक है ना। बन रहा है क्या ये? हाँ, उसमें नंबर ही पूछ लेगा। तो 3 है ना। तो छेकानुप्रास जो है, ये अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रमतः आवृत्ति होगी, है ना। अनेक व्यंजन होंगे, व्यंजन ही होना है इसमें,
और एक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति होगी, उसी क्रम में एक बार पूरी तरीके से आएगा। जैसे बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, है ना, सेम वही है। अगर हम इसमें देखेंगे तो किस स्वरूप की आवृत्ति है, तो पदुम में पद और सुरुचि सरस में सर, दो बार देखेंगे इसमें पद पदुम आवृत्ति है सुरुचि में और ये सरस, सुरुचि और में सुरुचि में भी सर और सरस में भी सर, इसकी आवृत्ति है। ये शेकानुप्रास हो जाता है, अनुप्रास का ही भाग है तो उसमें थोड़ा सा जाता है अंदर तक। और अगर हम पद में बात करेंगे तो पद में प के बाद द आता है, पदुम में भी प के बाद द आता है ना, तो ये क्रम है। पहले अगर जैसे कुछ भी आया, जैसे पद है लिखा तो अगली बार में भी प के बाद द ही आना चाहिए, द से ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये शेकानुप्रास होता है। सुरुचि में स के बाद र आ रहा है और सरस में भी स के बाद ही र आ रहा है। बात समझ में आ रही है, बस इतना सा है, कुछ है नहीं ज़्यादा। और मैं बहुत ज़्यादा इसमें अभी समय भी देना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे बस इतना है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन बन रहा है तो कभी कभार आ रहा है यूपीपी में आपके, है ना, उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ठीक है सुन लीजिए। वृत्यानुप्रास में अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होगी और कैसी स्वरूपता और क्रमतः आवृत्ति होगी, है ना। तो जैसे कलावती, केलीवती, कलिंदजा, ठीक, तो कल की दो बार आवृत्ति है, कल कल, है ना, ये स्वरूपता आवृत्ति है। उसके बाद क और ल की दो बार आवृत्ति है ना, क के बाद ल, क के बाद ल, तो मतलब वो तो बाद वाली बात इसमें छेकानुप्रास में हो जाता है। तो इसमें ये याद रखेंगे अनेक बार में स्वरूपता और क्रमता होनी चाहिए, तो फिर से क्रम से ही आना चाहिए, है ना। तो क और ल का आ रहा है बार बार। लाटानुप्रास आ जाता है, इसका तात्पर्य होता है मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो जाती है ना। जैसे लड़का तो लड़का ही है ना, शब्द की पुनरुक्ति हुई लड़के लड़के की, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलेंगी। जैसे सामान्य लड़का, एक लड़के का नाम अगर हम लेंगे तो सामान्य लड़का हो जाएगा, और लड़का ही है तो हम कुछ गुण दोषों के बारे में बात करेंगे कि लड़के तो लड़के ही हैं, एकदम निहायती बदतमीज, ऐसा किसी के दिमाग में आ सकता है, दूसरे के दिमाग में आ सकता है कि हाँ अच्छे हैं, जैसा भी वो क्वालिटीज़ वगैरह दिखा देगा कि हाँ वो कैसे हैं, वो बेचारे रोते नहीं हैं, वो ऐसा फलाना दिमाग का। तो लड़का तो लड़का ही है, लाटानुप्रास। बस अभी सिर्फ सुन लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यमक से पूछ रहा है, सलेश से पूछ रहा है, पूछता ही पूछता है। यमक को आप जानते भी हैं, कक्षा 8 से ही पढ़े हैं, कक्षा 8-9 में। तो शब्दों की आवृत्ति होगी जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग होने लग जाएं, यमक अलंकार, ठीक है ना, यमक अलंकार है। ये जानते ही हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वाह खाए बौराए जग पाए बौराए, है ना। तो ये बिहारी जी ने लिखा है, इसका मतलब हम जानते हैं, कनक शब्द दो बार आ रहा है, सोना और धतूरा मतलब हो गया, जानते हैं, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा दिमाग। किसका हिस्सा है? शब्दालंकार का, शब्दालंकार का ध्यान रखेंगे। शब्दालंकार में ही श्लेष हो जाता है। श्लेष के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या होता है, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग निकलते हों, है ना। जैसे इस चीज को यहाँ समझेंगे, हाँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान शून, कक्षा 8 और 9 में ही पढ़े होंगे आप। तो इसमें समझिए इस चीज को, जैसे एक पानी का अर्थ क्या क्या है, पानी का मतलब चमकना, प्रतिष्ठा, जल, है ना, कहते पानी पानी हो गए, है ना, लज्जित हो जाना, तो प्रतिष्ठा वहां पे गिरी है, इस तरीके से, है ना। पानी मतलब चमक भी। तो यहाँ पे क्या है, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, शब्द एक ही है, तो शब्द जो चमत्कार उत्पन्न हुआ कहाँ, शब्दों में, एक ही शब्द है और कई सारे उसके अर्थ बन जाते हैं। उसके अलावा अगर और देखेंगे तो प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, पानी गए न उबरे मोती मानो चून, तो ये तीनों को एक साथ रखेंगे। अब समझिए ऐसे, पानी पहली जब चमक वाली बात है तो मोती की चमक होती है पानी। उसके बाद पानी, दूसरा पानी प्रतिष्ठा मतलब हो जाएगा, लेकिन किस शब्द में, मनुष्य की प्रतिष्ठा के बारे में पानी पानी होना, है ना। फिर पानी गए ना पानी चून, तो यहाँ पे जल के संदर्भ में पानी को रखा गया है। तो बस यही समझाया गया है कि प्रत्येक प्रसंग में अलग अलग शब्द का, एक ही शब्द का कई अर्थ निकल जाएगा, तो उसे हम कहेंगे श्लेष अलंकार, है ना। तो श्लेष अलंकार किसका हिस्सा है? शब्द अलंकार का।
वक्रोक्ति, वक्रोक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। फिलहाल वक्रोक्ति को आप समझिए, वक्रोक्ति से आप बन रहा होगा और आप परेशान हो रहे होंगे, है ना। श्लेष, यमक, अनुप्रास और उपमा, ये सब पहले पढ़ के आते हैं, हम कक्षा 8, 7, 9, 10 में पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप छोड़ते हैं, बाद में गौर नहीं करते हैं। तो वक्रोक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो श्लेष मूला वक्रोक्ति और काकुल मूला वक्रोक्ति। हमें वक्रोक्ति में दोनों भेद इसके पढ़ने होंगे, है ना। दोनों में से कोई याद आए, अगर विकल्प इतना डीप ना दिया हो तो सिर्फ हम वक्रोक्ति लगा लेते हैं, परेशान नहीं होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार में अगर हम श्लेष मूला को अगर देखें, नाम समझ में आ रहा, श्लेष अलंकार में क्या हुआ था, कुछ ऐसा ही, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति होगा, है ना। प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त अलग अर्थ आने लगे श्लेष के अनुसार। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, देखिए अब कंफ्यूजन होना है यहाँ पे, ये वक्रोक्ति में होना है ना। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। दो लोग हैं, अपर का मतलब एक कबूतर देखा हाथ में, अब कौन है, जहांगीर हो, शाहजहां हो, उससे कोई मतलब नहीं। अभी कोई आ रही है महिला, मोहतरमा, कोई भी हो सकता है। क्या हुआ, अब उसमें क्या है, एक कबूतर हाथ में है, तो अब अपर का मतलब वो पूछेंगे कि बताओ दूसरा वाला कहाँ है, दूजा कहाँ है, अपर मतलब दूसरा वाला, है ना। तो अब इनको समझ में आया कि ये पूछा है कि दूसरा वाला कहाँ है, तो उसने कहा अपर कैसा, मतलब अपर मतलब बिना पंख का कहाँ है, पर मतलब पंख, वो तो उड़ गया, वो तो सपर वाला है, पर सहित वाला है। ये कहानी है, ये मतलब है ना। तो ये कंफ्यूजन होगी या उसका अर्थ दूसरा निकाल लिया जाएगा, दो लोग रहेंगे इसमें, तो वक्रोक्ति होगा और उसमें कौन सा, श्लेष मूला हो जाएगा, श्लेष के अनुसार, है ना। तो एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग बन जाए, है ना, सोचना हो जाए। जैसे उसमें पहले भी विश्लेषण में देखें, अलग अलग अर्थ निकाल रहे थे अलग अलग संदर्भ में, ठीक। तो ये नूरजहां और शाहजहां की बात, सॉरी जहांगीर की बात थी, हो गया, बात खत्म। काकू मूला वक्रोक्ति अगर देखेंगे तो काकू का मतलब होता है ध्वनि विकार या आवाज, सुनने में गड़बड़ी हो जाती है। किसी को कुछ कहिए, उसको कुछ समझ में आता है, या भाव बोलते समय, जैसे किसी बात को हम किस लहजे से रख रहे हैं, उसी बात से ऐसा लगता है कि वो मना भी कर रहा है, या कई बार होता है स्वीकृति, है ना। तो यहाँ पे काकू मूला वक्रोक्ति है। काकू का मतलब होता है ध्वनि विकार या आवाज परिवर्तन। यहाँ से इतने मात्र से प्रश्न उठाता है एग्जामिनर, काकू का अर्थ क्या है ना। तो काकू मूला वक्रोक्ति अलंकार जो शब्द अलंकार का भेद है उसके अंतर्गत, तो इसके द्वारा वक्रोक्ति हो जाएगी। आप जाइए तो, अगर मैं बोलूँगा आप जाइए तो, आप जाइए तो, अंतर हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे समझिए, बोल दिया गया आप जाइए तो, सीधा शब्द हो गया कि हाँ आप जाइए, उसी का थोड़ा लहजा बदल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप जाइए तो, फिर देखते हैं, है ना। कोई कहता है मैं जाऊं, तो कुछ महिलाएं स्पेशली वार्निंग देती हैं, तो आप जाइए तो फिर, है ना, वही वाली बात है। मतलब इसका अर्थ वही है, बात वही है, लेकिन अर्थ बदल गया सुनने में, है ना, कि किस तरीके से बात कही गई है, तो ये फर्क पड़ता है। एक का मतलब सीधा हो जाएगा कि हाँ आप जाइए, ऑर्डर दे दिया गया, और एक दे दिया गया कि ठीक है जाओ, फिर मैं देखता हूँ, मेरा भी टाइम आएगा। हाँ, रोको मत जाने दो, रुको मत या रोको मत, तब भी बात कोई दिक्कत नहीं है, रोको मत जाने दो, एक ही शब्द है, ठीक है ना। अब याद देखिए, अब इस चीज को देखिए, अब ये तो कामा वामा की बात है, जो बोलने में साउंड से हमें मतलब है ना। अभी कहा जा रहा है रोको मत, इस तरीके से मैंने कहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, रोको मत जाने दो, मैं जाना चाहता हूं। अगली बार क्या हो जाएगा, वही बात, रोको मत जाने दो, है ना, मत जाने दो, ठीक। सॉरी, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यही बात है, ये होता है काकू मूला। काकू का मतलब ध्वनि में विकार हो जाए, ठीक है ना।
आप समझ गए होंगे श्लेष मूला और काकू मूला किसके हिस्से में आते हैं? वक्रोक्ति के, ठीक है ना। और वक्रोक्ति शब्दा का भेद है, ठीक, शब्दालंकार का। विप्सा सिर्फ सुन लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। विप्सा चूंकि सुन लेंगे तो याद रहेगा, काम देगा, इसमें नहीं दरोगा में, है ना। तो गारंटी तो नहीं है कि मना कर दे कि नहीं आएगा, आ सकता है। और आसान है। विप्सा में मतलब क्या होता है, किसी चीज से हम बहुत ज्यादा एकदम ऐसा बोलने लग जाते हैं ना। अभी देखिए, जैसे हम कहेंगे मनोभाव को प्रकट करने के लिए किसी शब्द को हम बार बार दोहराने लग जाते हैं, है ना। तो जैसे छी 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 छी, है ना, ऐसा बोलने लग जाते हैं। राम राम कैसे लोग हैं, है ना। अब इसी चीज को चुप चुप, देखो देखो, जल्दी से। अब सिर्फ देखना होता है तो कहेंगे देखो, है ना। अब कोई चीज आई और एक्साइटमेंट, देखो देखो देखो, ये शेर जा रहा है, तो शेर जा रहा, देखो कहाँ भागेंगे सीधा, है ना। कुछ भी ऐसा समझ रहे हैं, रिपीट होने लग जाए और उसमें भाव छिपा हो, है ना, आप एक्साइटमेंट में होंगे, उसे हम कहते हैं विप्सा, ठीक है ना। विप्सा की वजह से, विप्सा के अंतर्गत ही क्या होगा, कई बार शब्दों की आवृत्ति हो जाएगी, है ना। कुछ लोग कहें नहीं, कुछ लोग नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, है ना। इस तरीके से शब्द आ जाता है। अर्थालंकार अब आ गए, हमारा शब्दालंकार हो गया, शब्दालंकार पूरा पढ़ लिए हैं। अर्थालंकार में बहुत सारे भेद हैं, तो सब नहीं पढ़ेंगे, है ना। 35-37 में कौन सा पढ़ने जाएगा, जो जरूरी चीजें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले उपमा, नाम तो सुने हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर सब इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। तो अर्थालंकार के अंतर्गत हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा, अब देखिए पहले से भी जानते हैं तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जिन पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन हो जाए उसका हम क्या कहते हैं। अब जैसे उपमा के 4 अंग होते हैं, कई बार ये भी पूछ लेता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं। आप समझे कि सिर्फ एग्जाम्पल दे दे जरूरी नहीं है, आज के एग्जामिनर का दिमाग कुछ